हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 22 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक सॉल्व किए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबसे पहले क्या करेंगे, i इज इक्वल टू जो भी गिवन फंक्शन है 1 to 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जो भी गिवन है वो लिख लिया हमने। अगर मैं ध्यान से देखूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की पावर्स हैं वो दोनों सेम है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर है, इसे प्रॉपर बनाएंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इससे हम डिवाइड कर लेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। क्या आता है हमारे पास, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो 5x स्क्वायर लाने के लिए 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 5x स्क्वायर आ गया। लेकिन 5 के साथ 4 भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस हो गया, ये तो कैंसल आउट हो गया। बचा क्या मेरे पास, माइनस 20x माइनस 15, माइनस का 20x माइनस का 15, ये हमारे पास बच गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस i को हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to सबसे पहले क्या है, कोशेंट है, कोशेंट लिखेंगे। यहां पे आ जाएगा कोशेंट, प्लस में माइनस 20x माइनस 15 क्या है, रिमाइंडर अपॉन में माइनस 20x माइनस 15, ये रिमाइंडर अपॉन में जिससे हमने डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वही लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, और यहाँ पे dx हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, दो टर्म्स बना के, जिससे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1 to 5 dx मिल गया। यहाँ पे माइनस कॉमन में निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 to 20x प्लस 15 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx हो गया। अगेन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या मिलेगा मुझे, 5 का हो जाएगा 5x, यहाँ पे 1 से लेके 2 तक लिमिट, इंटीग्रेशन 1 to 2, यहाँ पे 20x प्लस 15 सेम टू सेम रहेगा। लेकिन नीचे देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, जिसको मैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड करके दो टर्म्स बना सकता हूं। 4x है, 4x कैसे आएगा, यहाँ पे 4x को मैं लेके आ सकता, 3 1 जा, पहले तो 3 और 1, 3 1 जा 3 लेके आना है और यहाँ पे 4x लाना है। तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 हो गया। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x प्लस 1 एंड x प्लस 3। ये आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1 एंड x प्लस 3, यहाँ पे dx हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 10 माइनस 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस इसको मैं पूरा का पूरा क्या ले लेता हूँ, i1 ले लेता हूँ। तो i की वैल्यू 5 माइनस i1 आ गई। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे i1 को अलग से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए i1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चलिए i1 की वैल्यू सबसे पहले तो क्या है वो लिख लेंगे। i1 की वैल्यू है हमारे पास, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 20x प्लस 15 20x प्लस 15
अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 3, x प्लस 1 x प्लस 3, ये वैल्यू है हमारे पास और यहाँ पे dx है। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 3। यही तो है, px प्लस q हो और नीचे x प्लस a x प्लस b हो तो उसकी फॉर्मूला यही होती है। बस अब a और b हमें फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो 20x प्लस 15 है, यहाँ पे 3x, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस 3a और यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस का b। ये चीजें आ गई। और नीचे वाला कहाँ गया आप कहेंगे? नीचे वाला यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 अल्टीमेटली जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो कैंसल आउट हो जाएंगी ये सारी नीचे वाली टर्म्स। अब क्या करेंगे? जी हाँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 20x प्लस 15, यहाँ से ax और bx में से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? a प्लस b बच गया और यहाँ से x कॉमन निकल गया। क्या बचा? 3a प्लस b बच गया, यहाँ पे 3a प्लस का b, इतनी एक और टर्म्स बच गई। क्लियर है? अब x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे a प्लस x का है a प्लस b और x का यहाँ पे है 20, तो कंपेयर कर लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 20 है और 3a प्लस b इज इक्वल टू 15 है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूं, ये इक्वेशन 1 दे देते इसको नाम और इससे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को अगर सॉल्व कर ले तो हम a और b की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। चलिए माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे b माइनस b कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे a माइनस 3a तो माइनस 2a आ गया और यहाँ पे 20 माइनस 15 मतलब 5 आ गया तो a की वैल्यू आ गई -5/2। a की वैल्यू आ गई -5/2 और b की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। a प्लस b क्या है? 20 है, a प्लस b इज 20 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 प्लस का 5/2, क्योंकि a की वैल्यू -5/2 है, वहां जाएगी तो +5/2 तो b मेरे पास आ गया 22 = 45/2। a और b दोनों की वैल्यूज अब हमें पता है। क्या कर सकते हैं? इसको यहाँ पे a और b की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे जिससे मुझे I1 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए पुट करते हैं। तो देखिए a की वैल्यू है -5/2 और b की वैल्यू है 45/2, तो बस यहाँ पे पुट करेंगे जिससे क्या होगा? इंटीग्रल 1 to 2, a की वैल्यू क्या है? -5/2 तो वो बाहर लिख लेंगे, -5/2 ये क्या है? हमारा I1 लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? I1। और क्या बच गया यहाँ पे? x प्लस 1 तो dx अपॉन में x प्लस 1 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? प्लस में b क्या है? 45/2 तो इसे भी हम लिख सकते हैं 45/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। और dx अपॉन में x प्लस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे जिससे क्या होगा? -5/2 और यहाँ पे भी लिमिट लगानी पड़ेगी 1 to 2, -5/2 dx अपॉन x प्लस 1। dx अपॉन x प्लस 1 क्या होगा? log ऑफ मॉड x प्लस 1, log ऑफ मॉड x प्लस 1 ये हो जाएगा। और लिमिट्स लगेंगी 1 से लेके 2 तक। अगेन 45/2 बाहर आ जाएगा और log ऑफ मॉड x प्लस 3 मिल जाएगा हमें। और क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 से लेके 2 तक की लिमिट लग जाएगी। चलिए -5/2 लिख लिया, log ऑफ 2, फिर क्या करना है? 1 लिमिट लगानी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे जिससे क्या मिलेगा हमें? log ऑफ 2 + 1 मतलब log 3 माइनस log ऑफ 1 + 1 मतलब log ऑफ 2, ये यहाँ पे मिल गया, प्लस 45/2। यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 अपर लिमिट फिर से लोअर लिमिट तो 2 + 3 log 5 हो गया माइनस log 1 + 3 मतलब 4 हो गया। यहां तक भी क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ पे? -5/2 यहां से और यहां से मैं -5/2 कॉमन निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेंगे भाई? कॉमन 5/2 को कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 5/2 मैंने कॉमन निकाल लिया जिससे ये वाली जो टर्म है क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 log 5 माइनस log 4, 9 log 5/4 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे 5/2 मैंने कॉमन निकाला है दोनों में से, लेकिन ये माइनस है यहाँ पे तो log ऑफ
3/2 हो जाएगा माइनस में, माइनस लॉग ऑफ 3/2, इतना मेरे पास आंसर आया। लेकिन ये तो I1 है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो I फाइंड करना है। तो I तो हमारे पास ये रहा, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे क्या करेंगे, मुझे मिलेगा 5 माइनस I1 की वैल्यू जो भी है वो पुट कर देंगे, विच इज 5/2, 9 लॉग 5/4 माइनस लॉग 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। I की वैल्यू थी 5 माइनस बस I1 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। डेफिनेट मतलब जब लिमिट दी गई हो। तो सबसे पहले I इज इक्वल टू 0 टू π/4, 0 इज लोअर लिमिट, π/4 इज अपर लिमिट, और जो भी फंक्शन है वो लिख लेंगे। 2 sec² x प्लस एक्स क्यूब प्लस में 2, ये फंक्शन है हमारा dx। अब क्या इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? जी नहीं, क्योंकि sec² x का हमें पता है डायरेक्टली इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 2 का 2 रहेगा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। 10x, एक्स क्यूब का हम लिख सकते हैं x⁴ डिवाइडेड बाय 4, और 2 का हो जाएगा 2x। लेकिन यहाँ पे लिमिट्स भी है, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, इस तरह से लिमिट्स लग जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं f(x) ले लूँ इस फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा 0 टू π/4। ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिमिट लगा सकते हैं। तो f(π/4) माइनस f(0), इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो पहले π/4 रखेंगे इसके अंदर, इंस्टेड ऑफ x हम π/4 रख लेंगे। तो क्या होगा 2 × 10 π/4 प्लस में π/4 की पावर 4, π/4 की पावर 4, और नीचे 4 तो है ही, तो विच मीन्स 1/4, प्लस में 2 × π/4, 2 × π/4 हो गया। अब माइनस करेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 2 × 10 0, 2 × 10 0, प्लस में ये x है, x की जगह पे 0, तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 हो गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा हमें, 2 10 π/4, 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 तो 2 हो गया। क्लियर है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 1/4 है, π/4 की पावर 4, विच मीन्स पाई की पावर 4, पाई की पावर 4 हो गई। नीचे 4 की भी पावर 4, और लेकिन एक और बार 4 है, तो अल्टीमेटली 4 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी मेरे पास। क्लियर है, प्लस में 2 × π/4 है, 2 × π/4 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 × 10 0, 10 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ये भी 0, ये भी 0, मतलब पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0, मतलब यहाँ पे अब और कुछ नहीं आएगा। तो क्या होगा, 2 + π/2 पहले लिख लेते हैं, π/2 प्लस पाई की पावर 4, तो पाई की पावर 4 ही रखेंगे। 4 की पावर 5 है, 4t पावर 5 मतलब 1024। सो दिस इज और आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ही करना है और लिमिट्स लगानी है। तो सबसे पहले i लिख लेंगे, i इज इक्वल टू 0 टू पाई, where 0 is lower limit, pi is upper limit, sin² x/2, sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx हो गया। क्या यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है? हाँ जरूरत है। हमें sin² का जी इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला? cos² x माइनस sin² x होता है हमारे पास cos 2x होता है, ये वाली फॉर्मूला है। तो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, माइनस बाहर आ गया, 0 टू पाई cos² x/2 माइनस sin² x/2 dx हो गया। देखिए सिमिलर हुआ कि नहीं, cos² x माइनस sin² x, cos² x sin² x, लेकिन यहाँ पे क्या है,
एंगल हाफ है, एंगल यहाँ पे x है तो एंगल डबल हो रहा है, तो x/2 है तो एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे x का 2x हो रहा है तो x/2 का एंगल यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा। तो -0 to पाई cos² x/2 माइनस sin² x/2 हो जाएगा cos x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो गया। अब समझिएगा, हमने यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, अब तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, अब इंटीग्रेशन करेंगे। अब cos x का तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, क्या होता है, sin x इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sin x, लेकिन लिमिट्स भी लगानी है विच इज 0 to पाई, और माइनस तो यहाँ पे था ही, तो बस पहले पाई की वैल्यू रखेंगे, sin पाई माइनस sin 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का sin पाई sin पाई माइनस sin 0। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा, समझिएगा, माइनस तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे sin पाई की वैल्यू होती है 0, और sin 0 की भी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो 0 - 0 मतलब अल्टीमेटली जो आंसर आया हमारा 0 ही आ गया। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 to 2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, 6x + 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस में 4। तो सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन है वो हम i में लिख लेंगे, i = दिस 6x + 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस में 4 dx। क्या ये प्रॉपर है? जी हाँ प्रॉपर है, ऊपर x की पावर में 1 है, नीचे x की पावर 2 है, तो इसे प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रॉपर है। ध्यान से अगर मैं देखूं, x² + 4 है, इसका अगर डेरिवेटिव निकाले, डेरिवेशन करे तो क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। क्या मैं ऊपर 2x लेके आ सकता हूं? हाँ भाई लेके आ सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए 3 कॉमन निकाल ले हम, तो क्या हो जाएगा 0 to 2, 3 कॉमन निकल गया मतलब 2x आ गया, प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया, अपॉन में x² + 4 dx हो गया। तो क्या कर सकते हैं अब हम 2x डिवाइडेड बाय x² + 4 लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग लिमिट्स इंटीग्रेशन दे देते हैं। 0 to 2 2x डिवाइडेड बाय x² x² + 4 हो गया dx यहाँ पे, प्लस अगेन 3 इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे मेरे पास 1/x² + 4 बच गया, x² + 4 बच गया। क्लियर है यहां तक? अब मैं देखूं ध्यान से, दोनों ही फंक्शन के मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकते हैं। 2x/x² + 4 तो क्या है, ये f' है और ये f है। हमने समझा था कि इंटीग्रेशन f'(x/f) है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, log mod x। इसके लिए हमने क्या समझा था, इंटीग्रेशन f'(x/f) अगर है हमारे पास, तो ये आंसर आ जाएगा log mod f(x) आंसर आ जाएगा। तो इसका तो भाई हो गया। ये फंक्शन की अगर मैं बात करूं, इस फंक्शन की, तो ये कौन से फॉर्म में है, x² + a² के फॉर्म में है, x² + a², मतलब dx/x² + a² dx अगर फंक्शन है तो उसका आंसर होता है 1/a tan 1 x/a + c कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स लगेगी, हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। तो इस फंक्शन का तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 3 log mod f(x), मतलब x² + 4। ये तो हो गया, लेकिन लिमिट्स भी है तो हम लिमिट्स भी लगाएंगे, 0 से लेके 2 तक की लिमिट्स लग गई। क्लियर है? अब क्या करेंगे भाई, +3 का जो है वो 3 ही है, x² + 4 मतलब क्या, x² + 2 का स्क्वायर हो गया, x² + 2 का स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x² + a का यूज करके 1/2, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 2 हो गई, tan 1 x/2 हो गया। ये तो क्लियर, इसी फॉर्मूला का हमने यूज किया है, और लिमिट भी लगा देंगे 0 से लेके 2 तक। क्लियर है यहां तक बात? बस अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स लगानी है, तो क्या होगा यहाँ पे, 3 × log 2 का स्क्वायर मतलब 4,
2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8 हो गया। तो log का 8 माइनस में log यहां पे क्या रखना है 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 मतलब log ऑफ 4 हो गया यहाँ पे, प्लस में 3 यहां पे क्या होगा 1/2 tan इनवर्स 2 मतलब 3 इंटू 1/2 tan इनवर्स 2/2 क्या होगा 1 होगा, 2/2 इज 1 माइनस में 1/2 tan इनवर्स 0 होगा, क्योंकि यहां पे अब 0 लिमिट पुट करनी है। क्लियर है? बस अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 3 इंटू log 8/4 log ऑफ 8/4, क्योंकि माइनस में जब log होता है तो डिवीजन हो जाता है, प्लस में 3 बच गया, यहां पे 1/2 tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan की वैल्यू 1 होती है π/4 एंगल पे। तो यहां पे हम लिख लेंगे 1/2 और π/4, 1/2 और क्या हो गया यहां पे π/4 हो गया, माइनस में 1/2 tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो माइनस में क्या आ गया 0 बच गया हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 8/4 तो 2 हो गया, यहां पे पाई है 4 2 जा क्या होगा 8 होगा, 4 2 जा 8 तो 3 π/8 हो गया मेरे पास, और ये तो ऑलरेडी वैल्यू 0 थी, तो 3 log 2 प्लस 3 π/8 हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इवेल्युएट द डेफिनिट इंटीग्रल। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स लगानी है, जहां पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू लिख लेंगे 0 to 1 x e टू दी पावर x प्लस साइन पाई x डिवाइडेड बाय 4। ये हमने लिख लिया है। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन फंक्शन जो है उसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम कर सकते हैं, लेकिन x e टू दी पावर जो x है, x और e टू दी पावर दोनों ही अलग अलग है, मींस मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जी हाँ, u और v की फॉर्मूला लगा के, जहां पे आइलेट रूल लगेगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे x e टू दी पावर x साइन पाई x बाय 4। यहां पे e टू दी पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आइलेट रूल की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में आता है, तो इस फंक्शन को हम v लेंगे, x को u ले लेंगे, u और v वाली फॉर्मूला लगाएंगे। u v की फॉर्मूला होती है इंटीग्रल u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल v dx एंड dx। ये होती है u और v की फॉर्मूला, जहां पे मैं x को ले लूंगा u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू e टू दी पावर x, और बस यही वाली फॉर्मूला लगा लेंगे, जिससे क्या मिलेगा हमें x इंटीग्रल e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स और u मतलब x इंटीग्रल v dx विच मीन्स e टू दी पावर x dx और अगेन यहां पे dx हो गया। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होता है, प्लस में है साइन पाई x। साइन पाई x का क्या होता है इंटीग्रेशन? जी हाँ, वो होता है माइनस कॉस पाई x बाय 4, पाई x बाय 4। लेकिन पाई x बाय 4 का भी तो होगा, जी हाँ, वो हो जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4। इतना हमें मिल गया है आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्या मिलेगा यहाँ पे x e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x, वहां पे dx तो चला ही जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, dx अपॉन dx 1, और इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू दी पावर x ही होगा, और ये dx बच गया यहाँ पे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, पाई बाय 4 का क्या हो जाएगा 4 अपॉन पाई हो गया, 4 अपॉन में पाई हो गया, और बच गया कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय 4। यहां पे एक और स्टेप आ जाएगा, x e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? जी हाँ, e टू दी पावर x ही आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे e टू दी पावर x माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स बाय 4।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 1 तक हमारे पास लिमिट है। तो इस फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स ले लूं, इस फंक्शन को अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले लूं तो आई का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं आई का आंसर क्या होगा। आई इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस इस फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट कर लेंगे, फिर माइनस करके 0 पुट कर लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, 1 e टू दी पावर 1 हो गया यहाँ पे, 1 e टू दी पावर 1 मतलब e ही होगा अल्टीमेटली। यहाँ पे e टू दी पावर 1 विच मीन्स माइनस ई, माइनस का e हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म देखते हैं क्या है, -4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 -4 अपॉन में पाई कॉस पाई बाय 4, ये इतना मुझे एफ ऑफ 1 के लिए मिल गया। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 लगाएंगे, माइनस करके क्या करेंगे एफ ऑफ 0। चलिए देखते हैं क्या होगा, ई एक्स, यहाँ पे x की जगह पे 0 मीन 0 हो गया, e टू दी पावर 0 ये तो 0 हो गया, माइनस e टू दी पावर 0 हो गया। क्लियर है, माइनस में 4 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 क्या होगा देखते हैं, -4 अपॉन पाई कॉस 0 हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, यहां पे पाई इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म, ये ई तो कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास -4 अपॉन में पाई कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √2। एक तो ये आंसर आ गया, ये तो 0 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन e टू दी पावर 0 1 हो गया, माइनस माइनस अगेन प्लस आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू 4 अपॉन पाई क्या हो जाएगा 4 अपॉन में पाई हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा 1 प्लस में 4 अपॉन पाई, माइनस में 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 को फिर से क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ऊपर बच गया मेरे पास 2√2 और नीचे बच गया पाई, क्योंकि √2 और ऊपर वाला √2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये जो बच गया हमारा लास्ट में हमारा आंसर हो गया 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 2√2 अपॉन में पाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल, क्या है इंटीग्रल 1 टू √3, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट √3 है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से आंसर हमारा क्या आएगा। सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल 1 टू √3 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से फंक्शन है। लेकिन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो आंसर क्या आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा आंसर आता है फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो dx अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, विच मीन्स 1 अपॉन 1 हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन में 1 मीन्स tan इनवर्स x ही हमारा आंसर होने वाला है 1, और यहाँ पे हो गया √3, तो tan इनवर्स √3 सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी, tan इनवर्स √3 माइनस में लोअर लिमिट मतलब tan इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, tan इनवर्स √3 वैल्यू कब होती है, जी हाँ पाई बाई हमारे पास जब 3 होता है, पाई बाई 3 होता है तो वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3 होती है। ठीक है, एंगल जब पाई बाई 3 होता है, tan इनवर्स 1 कब होता है जब वैल्यू हमारे पास होती है पाई बाई 4 होती है। क्लियर है यहाँ तक, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 करना है, मतलब क्या हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 4 3 जा 12 हो गया, तो पाई बाय 12 हमारा आंसर आएगा। चेक करते हैं क्या पाई बाय 12 है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो आंसर हमारा है पाई बाय 12, तो ऑप्शन डी इज आंसर पाई बाय 12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू 2/3 dx अपॉन में 4 प्लस 9x स्क्वायर dx, इसको क्या करना है भाई इवेल्युएट करके इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा वो सॉल्व करना है, वो फाइंड करना है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2/3
dx अपॉन में 4 प्लस 9x² dx। तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं x² प्लस a² के फॉर्म में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा यहाँ पे 0 to 2/3 हो गया dx अपॉन में, यहां से मैं 9 को 9 से डिवाइड कर दूं, दोनों को 9 से डिवाइड करूंगा मतलब 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा 4/9 से डिवाइड कर लिया, यहां से 9 गया तो x² हो गया। मैंने 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से मेरी टर्म्स मिल जाएंगी, या फिर आप 9 कॉमन निकाल लिया वैसे भी बोल सकते हो। तो ये तो क्या हो गया 1/9 हो गया, तो 1/9 बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 to 2/3 dx अपॉन में 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। ये कौन सा फॉर्म हो गया भाई, ये तो हो गया फॉर्म इंटीग्रल dx अपॉन में x² प्लस a² वाला फॉर्म हो गया, जिसका तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यही तो फॉर्मूला होता है। जहां पे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर मोर, तो 1/9 dx अपॉन x² प्लस a², मतलब 1 में a क्या है 2/3 है, a क्या है 2/3 है मेरे पास, 1/a tan इनवर्स x क्या है, x तो x ही है, अपॉन में a क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स 2/3 हो जाएगा अपॉन में, और लिमिट्स लगेगी 0 से लेके 2/3 तक। इसको थोड़ा सा और बस आगे सॉल्व करना है, तो 1/9 बचा, यहाँ पे क्या बच गया 1/9 बच गया, और 2/3 है ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 3/2 tan इनवर्स x 2/3 है, तो क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स x 2/3 मीन्स 3x/2 हो गया, लिमिट 0 से लेके 2/3। अब लिमिट लगाएंगे, थोड़ा सा सिंपल कर लिया है इसको, तो 1/9 हो गया, यहाँ पे 3/2 tan इनवर्स x की जगह पे 2/3 और नीचे 3/2 तो यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है 3/2 था, x की जगह पे 2/3, माइनस में 0 रखेंगे, 3/2 tan इनवर्स क्या है 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा जो टर्म है वो हमारी 0 हो जाएगी, tan इनवर्स 0। तो 1/9 क्या हो गया यहाँ पे 3/2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, 3/2 2/3 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू कब 0 होती है 0 पे ही 0 होती है, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो 1/9 बच गया, यहाँ पे 3/2 tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, तो π/4 हो गया यहाँ पे π/4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए समझिएगा क्या होगा, 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 4 जा 24 मेरे पास आंसर आ जाएगा π/24। क्या ऐसा आंसर है ऑप्शंस में, चलिए चेक करते हैं, π/6 π/12 π/24 हमारा आंसर है। तो यहीं पे एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।